कहाँ रह गए थे इतना देर तक? बाकी सब तो आराम ही फरमाते रहते हैं क्या? आप सभी रेगुलर करते हो, कुछ तो रिकॉर्डिंग के भरोसे ही जीते हैं, है कि नहीं? चलिए, और बताइए, और सब चल रही है पढ़ाई लिखाई अच्छी? हम लोग का भी ये चैप्टर एंड ही हो चुका है ना? जो मैं आपको अगला टॉपिक स्टार्ट करूंगा, वैसे तो मैं आपको इसी चैप्टर में उसको पढ़ाने वाला हूँ, है ना? लेकिन वो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो वो सेकेंड चैप्टर में होगा, लेकिन हम लोग इसी को पढ़ेंगे। ओके, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो एचसीवी के हिसाब से पढ़ाता हूँ। एचसी वर्मा बुक है ना, तो उसमें इसी में दिया हुआ है, और एनसीईआरटी के हिसाब से आप देखेंगे तो ये सेकेंड चैप्टर में एंटर कर जाएगा। हम लोग पढ़ेंगे स्थितिज ऊर्जा के बारे में, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो हम लोग उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए, उससे पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है, उसको देख लेते हैं, फिर हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा और विद्युत विभव। एनसीईआरटी बुक से अगर आप पढ़ते हैं या एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं तो आपको ये अगले लेसन में मिलने वाला है ना? और मैं आपको जब पढ़ाऊंगा तो इसी चैप्टर में पढ़ाऊंगा। तो क्योंकि सारा कंसेप्ट एक दूसरे से मैच है, तो उसी के हिसाब से एस सी वर्मा की बुक में दिया हुआ है, तो मैं उसी हिसाब से आप लोग को पढ़ाता हूँ। तो आप सभी उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। ओके, चलिए, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा कंसेप्ट, और फिर देखते हैं क्या सब है। आपको मैंने पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, याद है? रिवीजन किए थे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, कोई बात नहीं, आपको बुक देखने की जरूरत भी नहीं है ना? बुक में जितना लिखा है उससे ज्यादा हम लोग क्वेश्चन करते हैं इधर पे। बट ये है कि आप एक बुक, रेफरेंस बुक आप रखोगे, उससे थोड़ा थोड़ा पढ़ोगे तो अच्छी बात है, और कोई बुरी बात तो है नहीं। बुक में आपको डीप पढ़ना हो, अगर आपके पास टाइम बचे तो बुक को डीपली स्टडी कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स करने के लिए, अगर आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना हो कंपटीशन के लिए, तो फिर आप कंपटीशन का बुक ले सकते हैं, क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, और बाकी जो भी बुक आपको सॉल्व करने का विचार करे उससे कर सकते हैं। सभी जगह पे कंसेप्ट सेम ही होता है, बस फर्क इतना है कि आपको कंसेप्ट सीखना है और वो लगाने आना चाहिए। क्या सबसे बड़ी बात है, सारा फॉर्मूला याद कीजिए, सबसे मेन चीज, फिर उसको समझिए, फिर उस पर जो मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ वो प्रैक्टिस कीजिए, फिर किसी बुक से सॉल्व कीजिए, तो फिर होगा। और वरना आपको बता दूं कि जितना बुक में लिखा हुआ है उससे ज़्यादा आपको बता दिया जाता है, उसमें से सभी अच्छे अच्छे कंसेप्ट को निकाल के, तो कोई टेंशन है नहीं ऐसा। बट चलिए, हम लोग आज ना बहुत छोटा सा कंसेप्ट देखने वाले हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखिए, विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत बल में संबंध। है तो बड़ा इजी टॉपिक कहने के लिए, है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना है, सुनना है, और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, राइट? तो आज हम लोग का फोकस यही होगा कि इन दोनों को अच्छे से कवर करें, विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र के कंसेप्ट को, और फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युत विभव। मतलब हम अब बल से कहां चले जाएंगे, ऊर्जा के ऊपर। फिर हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन ऊर्जा पे करेंगे, उसके कंसेप्ट को सीखेंगे, है ना? तो एनसीईआरटी में जो आपको मैं बोल रहा हूँ विद्युत स्थितिज ऊर्जा और विद्युत विभव, वो आपको दूसरे लेसन में मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि हम पहला लेसन को लगभग खत्म करके दूसरे में एंटर कर रहे हैं, है ना? तो चलिए, सबसे पहले विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल में संबंध। अगर आपको याद हो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जब मैंने परिभाषित किया था, तो मैंने क्या बताया था कि कभी भी कोई आपसे पूछता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो आप क्या बोलेंगे? किसी परीक्षण आवेश पर, यस और नो, किसी परीक्षण, या ऐसा बोल सकते हैं प्रति इकाई आवेश पर आरोपित होने वाली विद्युत बल। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ऐसी कुछ परिभाषित किया था हमने। जब कभी भी कोई आपसे पूछता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो क्या कहते हैं हम? कि किसी इकाई आवेश पर आरोपित बल या इकाई परीक्षण आवेश पर आरोपित बल जो होता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बल में और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में यही फर्क था ना। जब आप विद्युत बल निकालते हैं तो कोई भी दो आवेश लेते थे, और जब आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे तो आपको याद होगा आप इकाई परीक्षण आवेश लेते थे,
या इकाई जांच आवेश लेते थे, एक ही बात है। टेस्ट चार्ज जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में, याद है कुछ? इकाई परीक्षण आवेश पर जो बल लगता है उसे कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इकाई के अलावा किसी और आवेश पर बल लगे तो आप उसे कहते हैं विद्युत बल। इकाई का मतलब आपको समझ में आ गया था? हाँ, इकाई का मतलब क्या होता है? 1 कूलम। यहां पर इकाई का मतलब क्या? 1 कूलम। लेकिन चूंकि 1 कूलम आवेश बड़ा होता है तो हम लोग छोटे आवेश को लेके जो परीक्षण आवेश लेते हैं वो छोटा आवेश लेते हैं, और उसके आधार पे फिर हम लोग सॉल्व करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को। यस और नो? तो मान लीजिए कि आपके पास कोई परीक्षण आवेश या जांच आवेश है Q0, जिस पर लगने वाला बल है F। जो मैं कहता हूं ध्यान से सुनना, जांच आवेश Q0 है ना, या परीक्षण आवेश, जो भी मर्जी है बोल दीजिए, उस पर लगने वाला बल है F। तो मुझे बताइए इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या होगा? वही, अगर आपसे कोई पूछे कि 10 रुपया में 100 मैंगो आपको दिया जा रहा है, 10 रुपये में 100 मैंगो, तो मुझे बताइए 1 रुपये में कितने मैंगो मिलेंगे? उसी तरीके से आप सोच सकते हैं कि अगर परीक्षण आवेश पर बल है F, तो इकाई पर कितना होगा बाबू? इकाई आवेश पर जो बल होगा वो होगा F/Q0। और क्या इकाई आवेश पर, यानी 1 कूलम्ब आवेश पर, या इकाई जांच आवेश पर, इकाई परीक्षण आवेश पर जो भी आप बल लगाते हैं, क्या उसे ही हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का नाम दिया था? यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब क्या हुआ कि ये जो इकाई आवेश पर बल है वो F/Q0 है, और वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, मतलब E के बराबर है। तो मुझे ये बताओ, क्या F और E में आपको संबंध नहीं दिखा? F/Q0 बराबर E। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? क्या मैं कह सकता हूं कि जो E है उसका फॉर्मूला होता है F/Q0? बिल्कुल। और बल हमारा सदिश है तो हमारा E भी सदिश है। इसी तरीके से अगर मैं इसी फॉर्मूला से आपको बोलूं कि मैं F बराबर लिखना चाहता हूं Q0 इंटू E, तो क्या यह भी लिख सकता हूं? यही संबंध है बल में और विद्युत क्षेत्र में। देखिए, बल का मतलब F और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब E। बल और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध कोई आपसे पूछता है F बराबर Q0 इंटू E, या F बराबर Q इंटू E भी कह सकते हैं आप। F बराबर Q इंटू E, या आप कह सकते हैं E बराबर F/Q0। जैसे आपको याद होता है आप याद रखेंगे और बोल सकते हैं। ये सारा कंसेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यस और नो? तो जब कभी भी आपसे कोई पूछेगा कि भाई बताओ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत बल में क्या संबंध है, आपका आंसर होना चाहिए F बराबर QE। हम तो Q0 भी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे सीधा F बराबर Q इंटू E। ये परीक्षण आवेश था तो हमने इसको E से मल्टीप्लाई किया तो ये बल निकल गया, मतलब फोर्स निकल गया। हम उसके अलावा कोई भी आवेश रखेंगे जिसमें E से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा F देगा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से मल्टीप्लाई आप किसी भी आवेश में करेंगे तो उस आवेश पर लगने वाला बल आपको प्राप्त होगा, F बराबर Q इंटू E। तो वही चीज मैंने यहां पे लिखा है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल में क्या संबंध है? ये संबंध है F बराबर Q इंटू E। बल कैसी राशि है? सदिश राशि है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होगी? सदिश होगी। जब दोनों में संबंध है और दोनों एक ही कंसेप्ट से निकला है तो, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी क्या होती है? वो भी तो बल ही होती है। बस यहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में किस बल की बात करते हैं हम? इकाई परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की बात करते हैं। इकाई आवेश पर जो बल लग रहा है उसकी बात करते हैं। यस और नो? और इकाई मतलब 1 कूलम। 1 कूलम प्लस है कि माइनस? प्लस। तो मैंने बताया था कि परीक्षण आवेश की जब भी बात होती है हम लोग धनात्मक आवेश ही लेते हैं, प्लस ही लेते हैं। ऑलरेडी ये सारा डिस्कस कर चुके हैं। तो कोई आपसे अगर पूछे कि बताइए विद्युत बल और विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, तो आप बेहिचक बता सकते हैं F बराबर Q इंटू E, या फिर E बराबर F/Q। निकाल के बोलेगा कोई दिखाने के लिए तो क्या करोगे? सिंपल बोलोगे कि जब कोई परीक्षण आवेश Q0 है उसका बल है F, तो जब परीक्षण आवेश इकाई होगा यानी 1 कूलम होगा तो बल होगा F/Q0 जो कि E के बराबर होगा। बल सदिश है इसलिए E भी सदिश होगा, और F बराबर QE। दोनों में से जो आपको सुविधा लगे याद रखिए। अच्छा, E का आपको याद हो मात्रक, बल के लिए मात्रक होता है न्यूटन और आवेश के लिए होता है कूलम। तो E का मात्रक न्यूटन/कूलम पढ़ाया था मैंने। और कोई आपसे पूछे यहां पर F का मात्रक बताओ, तो बल का मात्रक तो न्यूटन होता है, तो ये न्यूटन होगा। तो F बराबर QE में जो आप F निकालेंगे उसका मात्रक क्या होगा बाबू? न्यूटन। और E निकालेंगे तो E होता है F/Q, उसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन/कूलम। इजी है? तो ये कंसेप्ट है। अब एक बात जो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, चूंकि फिर से आ रहा है तो उसको फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं।
कोई आपसे पूछे कि इसमें एक धनात्मक आवेश रखा हुआ है प्लस क्यू और एक ऋणात्मक आवेश रखा हुआ है माइनस क्यू, यानी एक विद्युत क्षेत्र है E जिसका संकेत आप देख रहे हैं, आगे की तरफ विद्युत क्षेत्र की दिशा दी गई है, और आपसे कोई पूछे कि बताइए क्या आवेश को रखेंगे विद्युत क्षेत्र में तो बल लगेगा। अब याद रखिए आप, ये विद्युत क्षेत्र के होने से आवेश पर विद्युत बल लगता है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र और विद्युत बल में आपने संबंध देखा F बराबर QE। कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र है वहां अगर आपको आवेश दिखेगा तो उस पर क्या लगेगी, बल। बल का फॉर्मूला क्या है, Q इंटू E। क्या आवेश के होने से विद्युत क्षेत्र में बल आरोपित होता है, आंसर है यस। तो अगर कोई आवेश रखा हुआ है किसी विद्युत क्षेत्र में तो क्या लगेगा उस पर, बल। तो मैं कहता हूं कि एक विद्युत क्षेत्र है E जिसमें प्लस Q आवेश रखा है, तो बताइए मुझे बल किधर लगेगी। तो आपको पिछले क्लास में ही बताए थे और फिर से बता रहे हैं, जो विद्युत क्षेत्र है वो दिशा किसके लिए था, इकाई आवेश पर लगने वाले बल के लिए। और इकाई आवेश कैसा नेचर का था, कैसा उसकी प्रकृति थी, प्लस। इसका मतलब ये दिशा किसके लिए है, उन सभी आवेश के लिए जो आवेश प्लस है यानी धनात्मक है, यानी प्लस क्यू आवेश पर बल की दिशा वही लगने वाली है जो ई की दिशा है, यानी ई अगर आगे की तरफ है तो इस पर लगने वाला बल भी आगे की तरफ ही होगा बाबू। और ये जो एफ होगा वो क्यू ई के बराबर होगा। अगर मैं सिर्फ मान की बात करूं तो मैं वेक्टर का साइन ना लेके डायरेक्ट लिखूंगा एफ बराबर क्यू ई और दिशा आगे की तरफ। कैसे पता लगा सर आपको दिशा आगे की तरफ, हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र इकाई आवेश के लिए परिभाषित किया गया है, और इकाई आवेश कौन सा इकाई आवेश, धनात्मक। तो धनात्मक आवेश पर इधर की तरफ दिशा है, इसका मतलब कोई भी धनात्मक आवेश होगा तो उस पर लगने वाले बल की दिशा इधर ही होगा। विद्युत क्षेत्र जो दिखाया गया है वो किस आवेश के लिए, इकाई आवेश के लिए। और इकाई आवेश कैसा है, प्लस की माइनस, प्लस, यानी प्लस आवेश के लिए ये दिशा दिखाया गया है, यानी सभी प्लस आवेश पे जो बल लगने वाली है वो आगे की तरफ ही लगेगी। तो माइनस पे क्या होगा भाई, क्या माइनस आवेश पर भी बल लगेगा, बिल्कुल लगेगा, लेकिन कैसा लगेगा, वो लगेगा विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र जिधर है उसके विपरीत में। आप भी जानते हैं F बराबर QE है और ऋणात्मक है यानी विपरीत प्रकृति का है, तो बल विपरीत लगने वाला है। इसका मतलब इस पर जो बल लगेगा वो किधर लगेगा, विद्युत क्षेत्र के विपरीत। कितना, F बराबर QE। बड़ा काम का चीज है, पहले भी एक बार मैंने मेंशन किया था और अलग से आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं तो यहां भी मेंशन किया जा रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई पूछे कितना बल, तो फॉर्मूला होगा QE, और किधर लगेगा बल, तो आपको बोलना है कि अगर धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत। वही चीज मैंने यहां पे लिख भी दिया है, धनात्मक आवेश पर विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है, यस और नो, तथा ऋणात्मक आवेश पर विद्युत बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में होती है। धनात्मक आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल आरोपित होता है, और ऋणात्मक आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत में बल लगती है। और कितनी लगती है, F बराबर QE। कहां से आया, आपके पास पूरा प्रूफ है। Q आवेश पर बल F था तो 1 पर F बट्टे Q है, जो E के बराबर है, तो F बराबर हो जाएगा QE। क्लियर। और चूंकि बल है तो इसका मात्रक न्यूटन होगा, मतलब विद्युत क्षेत्र में जब आप आवेश को छोड़ेंगे तो उस पर बल लगना शुरू होगा। प्लस है तो विद्युत क्षेत्र की तरफ चलना शुरू करेगा, और माइनस है तो विपरीत चलेगा। और आप जानते हैं जब कोई चीज चलती है, जब कोई चीज चल रही है और बल लगा के कोई चीज मूव कर रही है, इसका मतलब उसमें त्वरण भी होगा। किसी चीज पे बल लग रहा है और वो चल रही है, इसका मतलब क्या उसमें त्वरण होगा, यस। क्या उसमें वेग होगा, क्या उसमें विस्थापन होगा, ये सब आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में गति चैप्टर में, कि जब किसी पर बल लगता है तो वो त्वरित कर जाती है, जब त्वरित कर जाती है तो उसमें वेग उसका बढ़ने लगता है, और जब वेग बढ़ने लगता है इसका मतलब वस्तु एक जगह से दूसरी जगह चल के गई, यानी विस्थापित कर गई। तो वो सारी चीजें भी हम निकाल सकते हैं। चाहे तो आवेश का हम लोग बल निकाल लिए हैं तो उसका त्वरण निकाल सकते हैं, उसका वेग निकाल सकते हैं, उसका विस्थापन निकाल सकते हैं, जो मर्जी जो पूछे सब निकाल सकते हैं। लेकिन इतना आपको समझना होगा कि जब भी विद्युत क्षेत्र की बात की जाएगी वहां पर कोई आवेश रखने से उस पर क्या लगता है, बल। एक विद्युत क्षेत्र के होने से विद्युत बल आरोपित होती है किसी भी आवेश पर। यही आज का पर्पस है अपने को सीखना, कि जब भी विद्युत क्षेत्र होगी तो विद्युत बल लगेगा, विद्युत क्षेत्र होगी तो विद्युत बल कार्य करेगा, और विद्युत बल कार्य करेगा तो आपके आवेश में गति भी आ सकती है। वो निर्भर करता है कि किस टाइप का सिचुएशन दिया गया है, और वो बल किधर लगेगा। धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, ऋणात्मक है तो विपरीत दिशा में। क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ छोटी सी बातें। और हमने अभी पढ़ा कि जो F है वो किसके बराबर है, Q इंटू E। छोटी सी बात है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, विद्युत क्षेत्र यानी E, विद्युत बल यानी F, और इन दोनों में संबंध आपने पढ़ा F बराबर QE। कोई आपसे पूछ देगा त्वरण बताओ,
कैसे निकालोगे? जैसे आपने बल निकाला, बल है तो इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन। त्वरण निकालना होगा। बताइए विद्युत क्षेत्र में आवेश का त्वरण क्या होगा? तो क्या करेंगे त्वरण निकालने के लिए भाई? तो त्वरण निकालना बहुत आसान है। अगर कोई आपसे त्वरण निकालने के लिए बोलेगा, त्वरण मतलब एक्सेलरेशन ए, कैसे निकालोगे? तो आप जानते हैं कि F बराबर मेरा फॉर्मूला है Q इंटू ई। और क्या आप जानते हैं कि F बराबर होता है ma? अब मुझे बताओ, क्या फोर्स का एक फॉर्मूला सभी लोग जानते हैं? F बराबर ma, बचपन से सुनते आए होंगे। बल इक्वल टू द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो जब आप यहां पे लिखेंगे F इक्वल टू ma, तो मुझे बताइए क्या ये QE के बराबर हो जाएगा? तो यहां से मुझे बताइए त्वरण कितना आएगा? QE बाई m। अगर आपसे पूछ दे कि बताइए आवेश का त्वरण क्या है, तो आपको आंसर देना होगा QE बाई m, और ये क्या होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 11th का छोटा सा पार्ट है, उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा, और 9th में भी आपने पढ़ा होगा। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर m इंटू ए। तो यहां पर जब आप लिखेंगे, जब आपके पास बल है, तो इसका मतलब F को हम ma के बराबर लिख सकते हैं, और a निकालना होगा तो क्या बन जाएगा फॉर्मूला? QE बाई m। तो ये आपका त्वरण बन गया। अब कोई आपसे पूछ दे वेग, v बराबर u प्लस टी लगा लो। कोई आपसे पूछ दे विस्थापन, s बराबर ut प्लस हाफ टी स्क्वायर लगा लो। बट वो सब आपको नहीं करना है तो मत करो, लेकिन इतना तो कम से कम करना पड़ेगा कि एक बल का सूत्र जो अपने दिमाग में होना चाहिए, और एक त्वरण का सूत्र। कोई आवेश को जब आप रखेंगे विद्युत क्षेत्र में, जब उस पर बल लगना शुरू होगा तो वो त्वरित हो जाएगा, और जब त्वरित होगा तो उसकी त्वरण कितनी होगी? तो फॉर्मूला आपके सामने है, F बराबर QE। तो F को हम लिखेंगे m इंटू ए, और a से निकल जाएगा QE बाई m। ये हो गया उसका त्वरण, ये हो गया उसका बल। तो इन दोनों फॉर्मूला को अपने दिमाग में रखेंगे। कई बार त्वरण के बारे में भी पूछ देता है, बट ये सब जल्दी नहीं पूछता आपके नॉर्मल बोर्ड एग्जामिनेशन में। ये सब ज्यादातर पूछा जाता है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, जहां पर आपको दोनों को मिला के क्वेश्चन पूछेगा। लेकिन याद रखने में कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, और ये भी नहीं कि बहुत बड़ा कंसेप्ट मैंने बता दिया। F बराबर QE आप पहले से जानते हैं, और F बराबर ma बचपन से सुनते आ रहे हैं। तो इन दोनों को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो a बराबर QE बटे m का इस्तेमाल कीजिए, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब कोई आपसे पूछे वेग, तो पढ़ा होगा आपने, ये 9th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है। v बराबर u प्लस at निकालना सीखे होंगे। विस्थापन निकालने के लिए s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो वो सब भी अगर चाहा तो आपके 11th वाले कंसेप्ट को 12 वाले कंसेप्ट के साथ मिक्स करके पूछा जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपके पास 11th का अच्छा कमांड होना चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, वरना फंस सकते हैं, है ना। लेकिन ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं, तो मैं एक बार चर्चा कर देता हूं कि कभी आपको दिखे ऐसा तो आप क्वेश्चन को कर लीजिए। चलिए, अब इसी पर आधारित हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें हम लोग बल निकालना सीखेंगे और त्वरण निकालना सीखेंगे। ये दो बातें तो सीख ही सकते हैं, बेसिक सा कंसेप्ट। तो आ जाइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 2 मिली कूलम, एक बात याद रखना, ये मिली बार बार आता है, मिली, माइक्रो, ये सब बार बार आता है, और ये वैल्यू आपको याद होना चाहिए। मैं कई बार इसको लिखवा चुका हूं, तो ये नहीं कि आपने सीखा और भूल गए। तो यदि 2 मिली कूलम आवेश है, जिसको विद्युत क्षेत्र में रखा गया, विद्युत क्षेत्र का मान दिया है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम देख के भी आपको पहचान जाना है कि यह विद्युत क्षेत्र का तीव्रता दिया हुआ है। वैसे लिखा भी हुआ है कि विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर आरोपित विद्युत बल का मान क्या होगा। यानी आपसे विद्युत बल का मान पूछा है। अभी अभी आप पढ़े थे विद्युत बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर Q इंटू ई। कितना है Q? Q का मतलब आवेश, यहां दिया हुआ है, देखिए 2 मिली कूलम, रख दीजिए 2 मिली का मतलब बेटा 10 टू द पावर -3, यस और नो। तो ये हो गया आपका मिली, और कूलम तो पता ही आपको आवेश का मात्रक है, और ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कितना दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 2। दोनों को सॉल्व करेंगे, 1 सेकेंड में आंसर निकल के आएगा। दोनों को सॉल्व कीजिए, 1.5 इंटू 2, 1.5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 बन जाएगा, और ये 10 टू द पावर -3 है और ये 2 है, तो ये कितना बचेगा 10 टू द पावर -1। 1.5 इंटू 2 हो गया आपका 3, और ये 10 टू द पावर -3 और 2 हो गया 10 टू द पावर -1, यानी ये लिखा हुआ है 3, 10 टू द पावर -1 का मतलब आप जानते हैं, नीचे 10 लिखा हुआ है, यानी इसका आंसर क्या आ गया 0.3 न्यूटन। सिंपल। कितना बल लग रहा है उस आवेश पर? 0.3 न्यूटन का। कोई आपसे पूछता कि इसका त्वरण भी बताओ, तो आप लिखते F बराबर ma, F का मान निकल चुका है, द्रव्यमान दिया रहता, त्वरण निकल जाती। लेकिन आपसे नहीं पूछा है तो यहीं पर कहानी खत्म।
मिली का वैल्यू बस सही सही रखना है 10⁻³ और आपको जो दिया है उसको मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपको समझ आ गई तो अगला का जवाब 10 सेकेंड में आप दे दो। इजी सा क्वेश्चन है, फटाफट कर लीजिए। यदि एक इलेक्ट्रॉन को 300 न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर आरोपित विद्युत बल का मान क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की बात की गई है, इलेक्ट्रॉन का कितना आवेश होता है आपको पता होगा, और उसके आधार पर क्वेश्चन को जल्दी से आप सॉल्व कीजिए। लगाना वही है, जब कभी भी आपको विद्युत क्षेत्र का मान दिया जाए और विद्युत बल का मान पूछा जाए तो एक ही सूत्र लगाना है, F बराबर Q इंटू E। कभी भी अगर आपको विद्युत क्षेत्र का मान दिया जाता है और विद्युत बल का मान पूछा जाता है तो फॉर्मूला होगा F बराबर QE। लगाइए, देखिए क्या होगा फटाफट से। Q का मान, Q किसकी बात की है? इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन का Q कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का Q होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सबको याद होगा, मैंने भी बताया है, आपको पहले से भी ये पता होता है। इलेक्ट्रॉन का आवेश और प्रोटॉन का आवेश सेम ही होता है मान में, बस इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, प्रोटॉन में प्लस होता है कि नहीं। इनटू ई, ई मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दी हुई है? ये दी हुई है 3000। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16 3 जा 48, तो ये हो जाएगा 4.8। और यहां पर -19 और 3 0 बचा। ये -19 है, 3 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो 4.8 हो गया। ये 19 में से 3 0 हटा दो, ये हो गया 10⁻⁻16। इतना न्यूटन। खत्म। स्वाति, यही आंसर आया था। इलेक्ट्रॉन का आवेश पता होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और ई का मान कितना है? 3000। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, निकल गया 16 3 जा 48 यानी 4.8। ये 3 0 यहां से हटाया, इसको -16 बचा। सिंपल। तो बहुत इजी है, कुछ क्वेश्चन में तुरंत भी करेंगे। अब यहां देखो, एक क्वेश्चन आपको अच्छा सा सीखने को मिलेगा। बहुत बार ये क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी आता है। अल्फा कण मतलब क्या, उसी पे आधारित मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। यदि अल्फा कण, इस पे ध्यान देना, अल्फा कण के बारे में लोगों को नहीं पता होता है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में सीधा पूछा है अल्फा कण मतलब क्या, 4 ऑप्शन देता है। अल्फा कण क्या चीज होती है, तो याद रखेंगे, अभी मैं बताने वाला हूं। यदि एक अल्फा कण को 1.5 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर आरोपित विद्युत बल क्या होगा? जब पूछ ही रहा है विद्युत बल निकालने के लिए तो एक ही कंसेप्ट तो हर जगह लगाना है, F बराबर Q इंटू E। अल्फा कण क्या होता है, अब ये समझ लीजिए आप सब। अल्फा कण का मतलब पहले समझना। पूछता है कि अल्फा कण मतलब क्या? अल्फा कण का मतलब होता है बेटा हीलियम प्लस प्लस। आपने नाम सुना ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, सुने हो? तो उसमें जो हीलियम होता है ना, प्लस प्लस, सिर्फ हीलियम नहीं, हीलियम प्लस प्लस। हीलियम प्लस प्लस का मतलब होता है हीलियम का नाभिक। जो हीलियम परमाणु है उसकी नाभिक की बात हो रही है। हीलियम प्लस प्लस मतलब इस पे कितने प्लस हैं? 2। कैसे आए होंगे? तो आपको शायद पता होगा, जो हीलियम है ना, उससे 2 इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे। आप याद करो, आपको जब पढ़ाए थे स्टार्टिंग में ही, जब हम स्टार्ट किए थे इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर, तो वहां आपको एक बात बताए थे, किसी पर प्लस आवेश कैसे आता है? किसी का प्लस आवेश कैसे आता है? जब वहां से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। कुछ याद है? किसी पदार्थ पर प्लस आवेश का क्या मतलब है? वहां से इलेक्ट्रॉन निकाले हैं। अगर आप याद हो तो, भूल गए होंगे तो अलग बात है। किसी भी परमाणु से आप इलेक्ट्रॉन को निकाल रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा? माइनस आपने निकाल दिया तो मतलब प्लस हो जाएगा, और आपने इलेक्ट्रॉन दे दिया तो माइनस हो जाएगा कि नहीं? तो ये प्लस कैसे बना होगा? हीलियम से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब हीलियम से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन को निकाला, इस पे 2 प्लस रह गया। तो हीलियम का जो नाभिक है, नाभिक का मतलब ये हुआ कि उसके नाभिक में प्रोटॉन होगा, आपका पता ही है। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मैंने, तो अब बचा क्या? वो नाभिक ही बचा। तो जब भी कोई अल्फा कण की बात की जाएगी तो अल्फा कण का मतलब होता है हीलियम का नाभिक। और हीलियम का नाभिक का मतलब क्या हो गया? हीलियम के नाभिक का मतलब है कि आपने जो हीलियम के परमाणु है उससे 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों को आपने बाहर निकाल दिया। दोनों इलेक्ट्रॉन को आपने बाहर निकाला, इलेक्ट्रॉन निकलने से उस पर क्या आ गया? प्लस, और प्लस आवेश आने से वो बन गया हीलियम प्लस प्लस, है ना? तो याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछता है अल्फा कण का मतलब क्या, तो आप वहां पे ऑप्शन में या तो हीलियम का नाभिक लिखा होगा या हीलियम प्लस प्लस लिखा होगा। ठीक है, हीलियम प्लस प्लस है तो प्लस प्लस का मतलब कितने आवेश हैं? 2।
कैसे? पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन, तो दो पॉजिटिव आवेश दिए हुए हैं, यानी यहां पर जो आप आवेश लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? 2, और प्लस का मतलब प्रोटॉन के आवेश है, यानी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये हो गया इसका आवेश यानी Q का मान, और साथ में E का मान कितना है बाबू? E का मान है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 5। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आ जाएगा आंसर। 2 को 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होगा। 1.5 इंटू 2 कितना हो गया? 3, और जो 3 को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 से तो क्या होगा? 16 3 जा 48, यानी ये मल्टीप्लाई होके आ रहा है 4.8। 2 को मैंने मल्टीप्लाई पहले 1.5 से किया क्योंकि आसान था करना, तो 2 को 1.5 से किया तो 3 हो गया, और फिर उस 3 को, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई 3 है उसको 1.6 से किया तो 4.8 आया। आप चाहो तो तीनों को एक साथ कर लो, 2 इंटू 1.6 3.2, 3.2 इंटू 1.5, यही आएगा 4.8। तो 4.8 इंटू ये माइनस 19 और ये 5, तो कितना बचेगा? 10 टू दी पावर माइनस 19 और 5 है, तो बचा कितना? -14। इतना न्यूटन का बल लगेगा। तो अल्फा कण का मतलब समझ गए? ये आपको आगे भी काम आएगा, है ना? फिजिक्स में भी कहीं कहीं और दिखेगा, जब हम चुंबकत्व पढ़ रहे होंगे वहां भी दिखेगा, और उसके अलावा आपको यहां भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो अल्फा कण का मतलब याद रखिएगा, हीलियम का नाभिक। हीलियम का नाभिक मतलब हीलियम के परमाणु से दोनों इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या? 2 प्रोटॉन, यानी 2 पॉजिटिव चार्ज। तो 2 प्रोटॉन का मास, प्रोटॉन का चार्ज आपको पता ही है, और फिर ई का मान जो है वो रख दीजिए, आंसर। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा। ओके, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही निकाला। आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब क्वेश्चन थोड़ा सा अलग वाला कर लेते हैं। आपको त्वरण भी हम सिखाए थे, तो चाहते हैं कि आप त्वरण वाले भी क्वेश्चन कर लें एक, तो चलिए एक त्वरण वाला क्वेश्चन भी करके देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है 5 मिलीग्राम, मिलीग्राम है, मिली का मतलब 10 टू दी पावर -3, और ग्राम को किलोग्राम में बदलना पड़ेगा। द्रव्यमान तथा 10 मिली कुलम्ब आवेश को 2 न्यूटन पर कुलम्ब के विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो आवेश का त्वरण क्या होगा? अभी अभी मैंने आपको सिखाया कि F बराबर होता है Q इंटू ई, और साथ ही F को लिख सकते हैं M इंटू ए, तो ये बन गया QE। तो A बराबर क्या होगा? QE बाई M। क्या इतना मैंने पढ़ाया था? त्वरण जब भी आपसे पूछा जाएगा किसी आवेश का तो फॉर्मूला क्या होगा? QE बाई M। या तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख लीजिए या पूरे स्टेप से निकाल लीजिए। F बराबर QE, F बराबर MA भी होता है, A बराबर QE बाई M। अब रख दो, Q कितना? 10 मिली कुलम। 10 मिली का मतलब 10 टू दी पावर -3, यस और नो? 10 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये हो गया आपका 10 मिली कुलम, और साथ में E का मान कितना है? E का मान है 2 न्यूटन पर कुलम, तो 2 रख दिए, अपॉन, अब ध्यान देना, 5 मिलीग्राम, यहां बच्चा बहुत गलती करता है, 5 मिलीग्राम, तो 5 का मतलब 5, मिली का मतलब 10 टू दी पावर -3, और ग्राम को किलोग्राम में बदलना होगा क्योंकि आपको पता है ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है। तो किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे? इस पूरे को 1000 से देंगे भाग। अरे कहीं पर रहता है 10 ग्राम, तो आप इसको कैसे बनाते हैं? 10 को 1000 से भाग देते हैं तो ये किलोग्राम बनता है। तो मिली का वैल्यू तो पहले रख देंगे, तो ये बन जाएगा ग्राम। अब ग्राम को 1000 से भाग देंगे तो क्या बनेगा? किलोग्राम। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल हो गया, 1000 को ऊपर भेज दीजिए, 5 2 जा 10 हो गया, 2 इंटू 2 ये हो गया 4, और ये जो नीचे 1000 है ये ऊपर जाएगा, तो इंटू 1000 यानी 4000, और त्वरण है तो इसका मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टफ तो नहीं लगा? बिल्कुल पहले जैसा ही है, थोड़ा सा कंसेप्ट का डिफरेंस है। F बराबर QE बटे M लगाना है। Q का मान आपके पास है 10, मिली का मतलब 10 टू दी पावर -3, विद्युत क्षेत्र का मान 2 दिया हुआ है तो E के जगह रख दिए। M का मान बाबू ध्यान दीजिएगा, मिलीग्राम का मतलब 5 मिली, ये स्मॉल m वाला वैल्यू है, उसका मतलब 10 टू दी पावर -3, और ग्राम था इसलिए 1000 से भाग, बाकी सब कट जाएगा। ये 1000 ऊपर चला गया, 4000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। सिंपल, इजी है। तो ऐसे आप क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट,
आ गया करने ना? तो आइए आगे बढ़ते हैं, एक छोटा सा कंसेप्ट और पढ़ेंगे हम लोग। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकता हुआ आवेशित कण। हम किसी विद्युत क्षेत्र में अगर किसी आवेशित कण को छोड़ दें, स्वतंत्रता पूर्वक हवा में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, इस बात को समझेंगे। ठीक है, तो इस पर भी बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, बेसिक सा कंसेप्ट है, ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। ये तो बहुत ज्यादा कंपटीशन में भी पूछा जाता है और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बेसिक है काफी। ठीक है, बहुत टफ नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटकता हुआ आवेशित कण, पहले ऐसे समझो। मान लीजिए कि आपके पास एक आवेश है, मान लो ये एक आवेश है, ठीक है, और इसको हम स्वतंत्रता पूर्वक अगर छोड़ दें, अगर मैं इसको अभी यहां पे छोड़ूं तो क्या ये नीचे गिर जाएगा? अगर आप इसको मैं यहां से छोड़ दूं तो किधर गिरना चाहेगा? नीचे। मान लीजिए कि ये कोई आवेशित कण है और आपने इसको छोड़ा तो कहां भागेगा? नीचे। वही चीज मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। मान लीजिए कि कोई आवेशित कण है ना, मान लीजिए कि कोई आवेशित कण है, ये हमारा कोई आवेशित कण है जिसका द्रव्यमान है बाबू m और जिसका आवेश है q। ठीक है, आप इस कण को या किसी भी कण को अगर हवा में छोड़ देंगे स्वतंत्रता पूर्वक तो क्या होगा? जैसे ही आप छोड़ेंगे नीचे गिरेगा। सोचो, आप किसी भी पदार्थ को जब छोड़ते हैं तो गुरुत्व बल के कारण किधर गिरता है? नीचे। क्यों गिरता है? क्योंकि गुरुत्व बल कार्य करती है, गुरुत्व बल अपनी ओर खींचती है। जानते हो ये सब बेसिक बातें, ये 9th 10th की बातें हैं, 11th में भी आती है, तो छोटी छोटी बातें हैं, ये सब दिमाग में होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। तो जब आपने आवेशित कण को जिसका द्रव्यमान m है जैसे ही छोड़ा, धरती माता नीचे खींच ली, यानी गुरुत्व बल नीचे लगने लगा। तो ये गुरुत्व बल कितना लगेगा? ये गुरुत्व बल लगेगा बाबू, गुरुत्व बल कितना लगता है? धरती माता जब नीचे खींचती है तो बल क्या होता है, जानते हैं आप सब? बता सकते हो? जब किसी कण को आप छोड़ते हैं उस पर नीचे की ओर जो बल लगती है, उस बल का मान बता सकते हो कितना होता है? उस बल का मान होता है m × g। यही सब पढ़ा रहा हूं अभी 11th वाले बच्चों को, तो 11th वाले बच्चों को भी पढ़ना और आप सबने भी 9th में पढ़ा होगा। जैसे ही आपने छोड़ा किसी वस्तु को, किसी कण को, तो धरती माता नीचे खींचती है, लेकिन वो बल कितना होता है? बहुत बार बच्चे मुझे जवाब देते हैं, सर जी नहीं बेटा, जी तो गुरुत्वीय त्वरण है, जो बल लगता है वो होता है mg, क्योंकि बल का सूत्र होता है F = ma। बल में m × a आता है, आपको अभी अभी बताए थे, कभी भी कोई बल की बात की जाती है तो फॉर्मूला में आप लिखते हैं m × a, तो m के जगह m, और धरती माता का त्वरण कितना है? गुरुत्वीय त्वरण है g, तो ऐसे बनता है बल F = mg, ma से ही निकला है वो भी। तो धरती माता नीचे खींचती है किससे? mg से, इसलिए वो पदार्थ कहां गिरना चाहता है? नीचे की तरफ, या वो कण किधर गिरेगा? नीचे की तरफ। लेकिन ये कह रहा है कि मुझे उसको गिराना नहीं है, लटकाना है, लटका रहे बस। तो लटकाने के लिए तो एक ही जुगाड़ है, रस्सी से बांध दो, अरे किसी धागा से इसको बांध दो, किसी डोर से बांध दो। लेकिन नहीं, यहां डोर से नहीं बांधना है, तो क्या करना है? यहां पर विद्युत क्षेत्र में जुगाड़ करना है, यानी विद्युत क्षेत्र ऐसे लगाना है जिससे कि ये आवेश स्थिर अवस्था में आके रुक जाए, स्वतंत्रता पूर्वक लटकता हुआ आपको नजर आए। यानी मुझे बताओ, जब ये नीचे की तरफ खींच रहा है तो इसको बचाने के लिए हम चाहते हैं कि ये नीचे ना गिरे, यहीं पर रुका रहे, इसी जगह पर स्थिर रहे, तो क्या उसके लिए हमारे पास एक बल होना चाहिए ऊपर की तरफ। और वो ऊपर की तरफ बल कैसे लगेगा? वो ऊपर की तरफ जो बल लगेगा वो अभी ने आपने पढ़ा था, ये बल लगाएगा विद्युत क्षेत्र। यहां पर अगर मैं एक विद्युत क्षेत्र ला दूं तो एक बल लगेगा और वो उसको बचा लेगा। तो बल मुझे किधर चाहिए इसको बचाने के लिए? ऊपर की तरफ। कितना बल चाहिए? F = Q × E। यस और नो? है ना? जैसे ही आपने नीचे की तरफ, धरती माता ने जैसे ही नीचे की तरफ खींचा, एक कण को जब आपने स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा तो जैसी धरती माता ने उसको नीचे खींचा, ऊपर की तरफ एक बल लगाना पड़ेगा मुझे, तभी ये हवा में लटका रहेगा। यानी ऊपर की तरफ बल कौन लगाएगा? विद्युत क्षेत्र। सर कैसे? हमने अभी पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र में जब किसी आवेश को रखा जाता है तो उस पर बल आरोपित होती है। मुझे बल ऊपर ही क्यों चाहिए? क्योंकि अगर ये नीचे लगेगा तब तो ये और गिर जाएगा। ये पहले से ही नीचे इसको खींचा जा रहा है, तो इसको बचाने के लिए जो हमें बल लगाना है वो ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी। और ऊपर की तरफ जो आप बल लगाएंगे वो किसकी वजह से आएगी? विद्युत क्षेत्र की वजह से। F = QE। अब अगर ये बल ऊपर की तरफ लग रही है, बल अगर ऊपर की तरफ है
तो विद्युत क्षेत्र भी ऊपर की तरफ होगा अगर आवेश धनात्मक हो, और बल अगर ऊपर की तरफ लग रही है और विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ होगा अगर आवेश ऋणात्मक हो। तो अगर आवेश आपका धनात्मक है, यानी मेरा पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव आवेश, इतना तो आप समझ जाओगे ना इंग्लिश, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है इसका मतलब ये क्यू मेरा प्लस में है, इसका मतलब बल ऊपर है तो विद्युत क्षेत्र भी ऊपर होना चाहिए, यानी विद्युत क्षेत्र कुछ ऐसे लगेगा। अगर विद्युत क्षेत्र ऊपर है तो बल भी ऊपर होगा अगर आपका आवेश धनात्मक हो, और अगर बल ऊपर रखना है और आवेश आपका ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र को नीचे होना पड़ेगा, मतलब विपरीत दिशा में होना पड़ेगा। तो हम पॉजिटिव आवेश के हिसाब से देखें तो हमें तो बल ऊपर ही चाहिए, क्यों भाई, धरती माता नीचे खींच रही है, तो इसको बचाने के लिए हर हालात में जो आपका बल है वो ऊपर ही लगना चाहिए। बल ऊपर लगेगा, आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र भी ऊपर लगेगा। अभी आप पढ़े हैं कि विद्युत क्षेत्र और बल की दिशा समान होती है अगर आवेश धनात्मक हो। देखिए इसको सॉल्व करके, इधर जो आप निकालेंगे F वो किसके बराबर है, QE के, और वो किसको संतुलित कर रहा है, इस mg को, यानी ऊपर का बल QE नीचे का बल mg एक दूसरे को संतुलित कर दिया, यानी एक दूसरे का बल बराबर होगा तभी ये हवा में लटका रहेगा। यानी मैं लिख सकता हूं QE ने mg के बराबर बल लगाया होगा तभी ये हवा में लटका हुआ है, और अगर QE ने mg के बराबर बल लगाया होगा तो क्वेश्चन पूछता है कितना विद्युत क्षेत्र लगाना पड़ेगा, तो आंसर होगा mg/q। एक बल ऊपर लगा एक बल नीचे लगा, दोनों बराबर है, इसलिए आवेश आपका स्थिर अवस्था में लटका हुआ है। अगर ये विद्युत क्षेत्र नहीं होता तो आवेश नीचे गिर जाता, अगर ये विद्युत बल ज्यादा होता तो ये ऊपर भाग जाता, अगर ये धरती माता का बल यानी गुरुत्व बल ज्यादा होता तो नीचे आ जाता। लेकिन हम चाहते हैं कि हवा में लटका रहे, तो ये तभी संभव है जब ऊपर का बल और नीचे का बल दोनों बराबर हो। कॉमन सेंस, मैं अगर बीच में रुका हुआ हूं तो इसका मतलब मेरे राइट में जो बल लग रहा है और लेफ्ट में जो बल लग रहा है दोनों बराबर है। इधर भी 10 बल 10 न्यूटन का बल, इधर भी 10 न्यूटन का बल, तो मैं बीच में स्थिर रहूंगा। अगर कहीं भी बल ज्यादा हो जाएगा तो मैं उस ओर चला जाऊंगा। इसीलिए ऊपर का बल नीचे का बल अगर बराबर होगा तब ये रुका रहेगा। और सबसे मजे की बात, अगर आवेश धनात्मक है तो ऊपर बल लग रही है तो विद्युत क्षेत्र भी ऊपर ही होगी, और ऋणात्मक होती तो उल्टी होती। जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको कि मान लीजिए नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक आवेश, अगर मैं कहूं कि यही कण जिसका द्रव्यमान है m और आवेश है -q, तब क्या होगा, धरती माता नीचे खींचेगी mg से, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये हवा में लटका रहे। ये तभी संभव है जब इस पर बल ऊपर लगे, कितना, F = QE। लेकिन चूंकि आवेश माइनस है, आवेश माइनस है, इसका मतलब बल अगर ऊपर चाहिए तो विद्युत क्षेत्र किधर लगाना पड़ेगा, नीचे की तरफ, यानी इसका विद्युत क्षेत्र नीचे लगना चाहिए। फर्क समझे दोनों में, बल तो ऊपर ही लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे इसको संतुलित करना है। धरती माता नीचे खींच रही, इसको रोकना है, इसको लटका के रखना है, तो बल ऊपर ही लगेगा। तो बल ऊपर लगेगा तो विद्युत क्षेत्र भी ऊपर होगा अगर आवेश धनात्मक है, और बल ऊपर लगेगा तो विद्युत क्षेत्र नीचे होगा अगर आवेश ऋणात्मक है, क्योंकि आपने पढ़ा था बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा समान होगी अगर आवेश धनात्मक है, और बल और विद्युत क्षेत्र की दिशा विपरीत होगी अगर आवेश ऋणात्मक है। फॉर्मूला क्या होगा, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, यहां भी फॉर्मूला QE = mg ही होगा क्योंकि संतुलित करना है, तो यहां से E बराबर क्या होगा, mg/q। फर्क किस बात का होगा सर, फर्क बस इतने बात का होगा कि अगर ऋणात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ, और अगर धनात्मक आवेश है तो विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ। धनात्मक आवेश है तो बल की तरफ ही विद्युत क्षेत्र लगती है, या विद्युत क्षेत्र की तरफ ही बल लगती है, दोनों बात कह सकते हैं। और अगर आवेश आपका ऋणात्मक है तो बल अगर ऊपर लग रही है तो विद्युत क्षेत्र जरूर नीचे की तरफ होगी। यस और नो पहले बताओ, कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि यहां पर बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है। बल मुझे ऊपर ही लगाना है क्योंकि इसको संतुलित रखना है, तो बल ऊपर लग रहा है तो धनात्मक आवेश में विद्युत क्षेत्र भी ऊपर ही रहेगा, लेकिन अगर ऋणात्मक आवेश है तो बल ऊपर तब लगती है जब विद्युत क्षेत्र उसकी उल्टा हो। अभी अभी आप पढ़े हैं, उसी कंसेप्ट को यहां पे यूज किया गया। लेकिन कुछ अगर आपको नहीं पता लगे तो इसको याद कर लो, कितना विद्युत क्षेत्र लगाने से एक m द्रव्यमान का आवेश विद्युत क्षेत्र में संतुलित रहेगा या लटका हुआ रहेगा, तो आपका आंसर होगा ऊपर वाला बल QE, नीचे वाला बल mg, QE = mg, तो E = mg/q। और चूंकि ये विद्युत क्षेत्र है तो इसका मात्रक होगा N/कूलम, है ना। अगर आवेश धनात्मक है तो विद्युत क्षेत्र भी ऊपर की तरफ लगेगा, आवेश ऋणात्मक है तो विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ लग रहा होगा। दिमाग में रखना है, बस कहानी खत्म। चलिए एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं। यदि विद्युत क्षेत्र में 2 मिली कूलम्ब
द्रव्यमान 5 माइक्रोकुलम आवेश आवेशित कण स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ है। देखो यहां स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ है, लटका दिया गया है। आप भी नहीं पढ़ोगे, आपको भी लटका दिया जाएगा। तो स्वतंत्रता पूर्वक लटका हुआ है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इसकी दिशा क्या होगी, चलो देखते हैं। आवेश कैसा है बेटा, प्लस, देख लो यहां 5 माइक्रोकुलम प्लस है, तो अभी बताए थे प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र किधर, ऊपर की तरफ। देखो अपना विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ है। माइनस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ। आ जाओ, प्लस आवेश है, दिशा पूछा है ऊपर की तरफ। खैर चलो देखते हैं। पहले ऐसे बना लेंगे एक पार्टिकल जिसका द्रव्यमान है 2 मिलीग्राम, कॉमा उसका आवेश है 5 माइक्रोकुलम। धरती माता नीचे की तरफ खींचेगी, कितना, mg। ऊपर की तरफ बल लगाना पड़ेगा इसको संतुलित करने के लिए, कितना, qe। आपको देखना है कि आवेश कैसा है। आवेश कैसा है मेरे भाई, धनात्मक। आवेश धनात्मक है, इसका मतलब बल जिधर है उधर ही विद्युत क्षेत्र भी लगेगा, तो आवेश धनात्मक है। बल ऊपर लगना है तभी ये संतुलित होगा, तो बल ऊपर लग रहा है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र भी किधर होगा, ऊपर की तरफ। यानी विद्युत क्षेत्र कोई आपसे पूछे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ऊपर की तरफ। दिशा पूछा था, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर की तरफ। क्यों, क्योंकि आवेश धनात्मक है, बल ऊपर तो विद्युत क्षेत्र भी ऊपर। कितना लगेगा, तो अभी आपको मैंने बताया था फॉर्मूला, डायरेक्ट आप उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हो। E बराबर mg बाई क्यू, E बराबर mg बट्टे क्यू। m का मान दिया हुआ है 2 मिलीग्राम। 2 मिली का मतलब 10 टू दी पावर -3 और ग्राम का मतलब मैंने बोला था 1000 से भाग दो। g का मान 10 mg बट्टे क्यू, क्यू है 5 माइक्रोकुलम। माइक्रो बेटा, ये माइक्रो का मतलब 10 टू दी पावर -6। सॉल्व कर दो, देखो क्या आया। ये 0 इसको उड़ा दो, ये क्या बच गया, ये बच गया 2/5। ये 2 0 नीचे से ऊपर ले जाओ, 10 टू दी पावर -5। ये -3 था, 2 ऊपर गया -5। और ये 10 टू दी पावर -6 है, इसको ऊपर ले जाओ, 10 टू दी पावर 6। माइनस वाले को ऊपर ले गए तो प्लस हो गया। ये हो गया 2/5, ये -5 और ये 6, तो एक 10 बचा, 5 2 जा 10 यानी 4 न्यूटन पर कूलम। आंसर 2 मिली का मतलब ये हो गया, ग्राम था तो 1000 से भाग, माइक्रो मतलब -6 ऊपर जाके प्लस हो गया। ये -3 था, 2 और नीचे से गया ऊपर तो -5 हो गया, 6 -5 ये 1 बचा, 1 मतलब 10 बचा, 5 2 जा 10 यानी आंसर आया 4 न्यूटन पर कूलम। किस दिशा में लगेगी, सिंपल, अगर आवेश आपका धनात्मक है तो बल ऊपर है तो विद्युत क्षेत्र भी ऊपर ही होगा, मतलब इसकी दिशा होगी ऊपर की तरफ। यह है विद्युत क्षेत्र की दिशा। अगर आवेश ऋणात्मक होता तो नीचे की तरफ। डन है। नेक्स्ट, अच्छे क्वेश्चन में से है ये, कॉम्पिटिशन में भी पूछता है और बोर्ड के लिए तो आपको बेसिक सी बात है, इतना तो आ ही गया होगा। यदि विद्युत क्षेत्र में 20 मिलीकुलम द्रव्यमान का 2 माइक्रोकुलम आवेश को आवेशित कण स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ है तो विद्युत क्षेत्र में की तीव्रता एवं उसकी दिशा बताएं। खुद से कर सकते हो आप। फिर से एक कण लेंगे, कितना है ये 20 मिलीग्राम और आवेश कितना 2 माइक्रोकुलम। धरती माता किधर खींचेगी, नीचे, कितना mg। और इसको रोकने के लिए बल किधर लगेगा, ऊपर, कितना q इंटू ई। आवेश धनात्मक है, आवेश धनात्मक है, इसका मतलब विद्युत क्षेत्र ऊपर ही होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा ऊपर ही बनेगी। कितना होता है E, अभी पढ़े थे, E होता है mg बट्टे q। m कितना है 20 मिलीग्राम, 20 इंटू 10 टू दी पावर -3 करो, मेरे से पहले सॉल्व कर लो आप। ग्राम मतलब 1000 से डिवाइड, इंटू g का मान 10 है और q का मान 2 इंटू 10 टू दी पावर -6। ये फिर से कैंसिल कर दो, ये भी कैंसिल कर दो, ये दोनों उड़ गया, क्या बचा 2 इंटू 10 टू दी पावर -4। ये -3 था, एक 0 गया ऊपर से, और ये भी 2 तो कट ही रहा है, तो फिर आपको ये भी नहीं करना है, ये कट ही गया, तो बचा क्या, बचा 10 टू दी पावर -4। ये -3 था, एक 0 जाके -4 कर दिया, इंटू 10 टू दी पावर 6। ये -4 ये 6, तो कितना बच गया 10 टू दी पावर 2 यानी कितना 100 क्या न्यूटन पर कूलम। -4 है, ये 6 है, 6 -4 हो जाएगा आपका 2, 10 टू दी पावर 2 का मतलब हो गया 100 न्यूटन पर कूलम। क्या टफ है इसमें।
आवेश धनात्मक है इसलिए विद्युत क्षेत्र भी ऊपर होगा, आवेश ऋणात्मक होता तो विद्युत क्षेत्र नीचे लगती। किस दिशा में? ऊपर की तरफ होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा। हो गया। अरे इजी है कि टफ लगा? तो काफी अच्छा और इजी कंसेप्ट है। एक लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, बस खत्म इसके बाद। 10 मिलीग्राम द्रव्यमान के आवेशित कण में आवेश की गणना करें। इस बार आवेश पूछा है, आवेश का मान बताने बोला है। आवेश की गणना कीजिए ताकि यह ऊपर की ओर इंगित, इंगित मतलब आरोपित, ऊपर की ओर लगने वाला 10 न्यूटन पर कूलम तीव्रता की विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका रहे। एक द्रव्यमान को ये बोल दिया है ऊपर की ओर, मतलब विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है, ऐसा कह चुका है ये। बोलो विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर है, इसका मतलब कैसा आवेश होगा? प्लस। नीचे की तरफ धरती माता लगा रही होगी mg और ऊपर की तरफ बल लग रहा होगा F बराबर QE। और ये बल ऊपर लग रहा है, विद्युत क्षेत्र भी इसने ऊपर ही कहा है, इसका मतलब आवेश कैसा होगा? जो मेरा आवेश होगा वो कैसा होगा? ये आवेश होगा पॉजिटिव। ये एक बात तो क्लियर हो गया। अब चलिए देखते हैं कितना। तो हम जानते हैं QE बराबर mg, है ना? तो या फिर आप ये नहीं लगाना चाहते, जो फॉर्मूला याद किए थे वही लगा लीजिए, उससे भी काम चल जाएगा। E बराबर mg बट्टे Q। इस बार आपसे पूछा क्या है? इस बार आवेश का मान पूछा है। E का मान पहले रख दो, E हो गया 100 बराबर m कितना है? 10 मिलीग्राम, 10 इंटू 10 टू दी पावर -3 अपॉन 1000 और G का मतलब 10 और Q का मान आपको निकालना है। बस ये जीरो गया, ये जीरो गया। ये सॉल्व करता हूं इधर में, क्या आ जाएगा? 100 इक्वल टू, ये एक जीरो बचा उसके साथ ऊपर गया, 10 टू दी पावर -4 अपॉन Q। यही है, ठीक है। ये 10 टू दी पावर -4 अपॉन Q हो गया। तो Q बराबर क्या होगा? Q को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, 10 टू दी पावर -4 और ये 100 नीचे आ गया, 100 नीचे आ गया। ये भी ऊपर जाके बना दिया 10 टू दी पावर -6, यानी 10 टू दी पावर -6 कूलम। 10 टू दी पावर -6 किसको बोलते हैं? माइक्रो को, यानी ये है 1 माइक्रो कूलम। जो मर्जी आपके पास ऑप्शन हो देख लीजिए, या तो 10 टू दी पावर -6 कूलम पे आप टिक करेंगे, या 10 टू दी पावर -6 को माइक्रो कूलम कह देंगे। माइक्रो हो गया, ये कूलम है तो इसके पीछे कोई नंबर नहीं है, मतलब 1 है, यानी 1 माइक्रो कूलम कह दो या 10 टू दी पावर -6 कूलम कह दो, आपकी मर्जी। यस और नो? तो इस बार आवेश निकालने बोला था, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छा, आवेश कैसा है? धनात्मक। कैसे पता सर? अरे बल ऊपर लग रही है और विद्युत क्षेत्र भी इसने कहा है ऊपर लेने के लिए, तो विद्युत क्षेत्र और बल अगर सेम दिशा में हो तो आवेश कैसा? धनात्मक। बल ऊपर ही लगाएंगे जी, धरती माता नीचे खींच रही है तो उसको संतुलित करने के लिए बल ऊपर ही लगाना पड़ेगा। और अगर बल ऊपर है तो विद्युत क्षेत्र भी ऊपर की तरफ हो तो धनात्मक आवेश, और बल ऊपर है लेकिन विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ हो तो ऋणात्मक आवेश। यही लॉजिक है, इजी है बस। तो यही सब छोटा छोटा कंसेप्ट है जो आपको पढ़ना है। चलिए एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क, ये आप करना। 20 मिलीग्राम द्रव्यमान पे आवेशित कण में आवेश की गणना करें। सेम क्वेश्चन है, आवेश निकालना है ताकि नीचे की ओर 100 न्यूटन पर कूलम आवेश इंगित हो तो विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक आवेश लटका रहे। इस पर बोला है नीचे की तरफ है, कौन? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ है, विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ है, नो प्रॉब्लम। कोई आवेश है, धरती माता तो mg लगा रही होगी और ऊपर की तरफ बल F बराबर QE ही लग रहा होगा। नीचे की तरफ है, इसका मतलब क्या हुआ? आवेश मेरा कैसा होगा बेटा? आवेश मेरा होगा नेगेटिव, ऋणात्मक। यस और नो? तो आवेश होगा आपका ऋणात्मक, तभी ऐसा संभव है। लगा दीजिए, Q का मान निकाल लीजिए, जो Q का मान निकले उसमें माइनस लगा देंगे। कैसे करेंगे? वही फिर से, E बराबर mg बट्टे Q, E का मान 100, M 20 मिलीग्राम मतलब -3 और ग्राम है तो 1000 से डिवाइड, G का वैल्यू 10 और साथ में Q 1 2 1 2। ये हो जाएगा Q बराबर, ये बचा 2 और ये ऊपर गया तो 10 टू दी पावर -4 और ये नीचे आ गया तो 100, तो ये हो गया 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलम या फिर 2 माइक्रो कूलम। लेकिन कैसा होना चाहिए? विद्युत क्षेत्र नीचे की तरफ है और बल ऊपर की तरफ है, मतलब विपरीत है, तो चिन्ह क्या होना चाहिए? Q का
ऋणात्मक। तो मेरा आंसर फाइनल क्या होगा? मेरा फाइनल आंसर होगा Q का, ये तो मान निकला 2 कूलम, लेकिन Q होगा क्या? -2 माइक्रो कूलम। ये आंसर आपको टिक करना होगा। माइनस क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र नीचे है और बल ऊपर है। ऐसा तभी होता है जब आवेश की प्रकृति नेगेटिव हो, ऋणात्मक हो। तो पहले यहां से जो निकलेगा वो मान निकलेगा, वो निकाल के, और जब आपको पता है कि ये विपरीत दिशा में है, बल ऊपर है, विद्युत क्षेत्र नीचे है, ऐसा कब होता है? ऋणात्मक आवेश पर। इसलिए जो निकलेगा उसमें माइनस लगा देंगे। तो टिक करना है आपको कि Q होगा -2 माइक्रो कूलम। खत्म। कोई नहीं, जो चीज दिक्कत आएगा एक बार फिर से देखिएगा, और विद्युत क्षेत्र पहले एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि है तो इजी। तो ये तभी आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा जब आपको पुराना विद्युत क्षेत्र वाला याद हो। तो एक बार विद्युत क्षेत्र वाला जो पढ़े थे आप, उसको रिवीजन कर लीजिएगा, और फिर शुरू में देख लीजिएगा फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था F बराबर QE, उससे करते चले जाओ। क्या बस? और ये बस खत्म ही हो गया। इसके बाद जो हम लोग सीधा पहुंचेंगे, वो अगला हम लोग को पढ़ना है विद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युत विभव। इसकी चर्चा करेंगे, जो कि मैंने कहा था आपको एनसीईआरटी में, आपको सेकेंड चैप्टर में मिलेगा। तो हम लोग इसी पार्ट को स्टार्ट करने वाले हैं अगले क्लास में, है ना। तो बस ये आपका समझो एक तरीके से एक पार्ट पूरा का पूरा कवर हो गया। अब यहां से हम लोग दूसरे कंसेप्ट पे आएंगे। इससे पहले जो भी आप पढ़ रहे थे वो सब बल से संबंधित था, बल के फॉर्मूला के जैसा था ना। एफ और ई में संबंध देखो, एफ आया था, एफ का फॉर्मूला, ई का फॉर्मूला, सब एफ के जैसा था, मतलब बल के जैसा था। अब हम लोग जो शुरू करेंगे उसमें कहानी किसकी होगी? ऊर्जा की, है ना। कार्य ऊर्जा एवं शक्ति, कार्य ऊर्जा एवं शक्ति पढ़े हो 11th क्लास में, वही वाली ऊर्जा वाला कंसेप्ट यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। तो हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में विद्युत स्थितिज ऊर्जा एवं विद्युत विभव। इसको पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट खत्म करेंगे। बल की कहानी खत्म हो गई, ऊर्जा की कहानी खत्म हो जाएगी, फिर पूरा का पूरा खत्म। और फिर एक द्विध्रुव पढ़ेंगे, बस कंप्लीट, है ना। तो आपके एक साथ 2-2 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फटाफट से बस आप रिवीजन करते रहो, बस हो गया। चलिए बाय, टेक केयर।